नमस्ते। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को चुनते हैं और उन्हें हर पक्ष के नज़रिए से देखते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आप अच्छी तरह से जानकारी पाएं और इतिहास के उस विजेता संस्करण को कम करने की कोशिश करें जो हमें अक्सर पाठ्यपुस्तकों में मिलता है। आज हम 20वीं सदी की सबसे विवादास्पद और विनाशकारी घटनाओं में से एक पर बात कर रहे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी। ये दो घटनाएं जो कुछ ही दिनों के अंतराल में हुईं, उन्होंने तुरंत युद्ध के तरीके को बदल दिया और आज भी वैश्विक राजनीति और नैतिक चर्चाओं पर असर डाल रही हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये निर्णय कैसे लिए गए और इसमें शामिल सभी लोगों के विचारों को समझने से हमें उस दुनिया में मार्गदर्शन मिल सकता है जो अभी भी परमाणु हथियारों के साए में जी रही है। हम 3 प्रमुख खिलाड़ियों पर ध्यान देंगे: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सोवियत संघ। हर पार्टी की अपनी एक अनूठी कहानी है जो उनके अपने अनुभवों, नुकसानों और लक्ष्यों से बनी है। हम प्रत्येक पार्टी की अनूठी कहानी में गहराई से उतरेंगे और कॉमन ग्राउंड के साथ निष्कर्ष निकालेंगे, वो तथ्य जिस पर हर कोई बिना किसी पूर्वाग्रह के सहमत है। चलो शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू करते हैं। 1945 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अंदर तक डूबा हुआ था और प्रशांत क्षेत्र में जापान के खिलाफ एक क्रूर संघर्ष में फंसा हुआ था। पर्ल हार्बर पर हमले ने बदले की एक मजबूत जरूरत को बढ़ावा दिया। इरादा बिल्कुल साफ था। जापानियों से छीनी गई हर इंच जमीन खून से चुकाई गई थी। प्रशांत क्षेत्र में द्वीप हॉपिंग अभियान लगातार जारी था। नुकसान अस्वीकार्य थे। ये बहुत साफ हो गया कि जापान पर जमीनी हमला एक खून खराबा होगा। एक्सपर्ट्स ने सैकड़ों हजारों, शायद 10 लाख तक अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने का अनुमान लगाया था। जापानी सेना सरेंडर करने को तैयार नहीं थी। वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस कट्टरता ने एक नाटकीय समाधान की जरूरत दिखाई। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा काम था। इसने युद्ध को जल्दी खत्म करने की कमिटमेंट दिखाई। इसने अमेरिकी हितों को सुरक्षित करने की कमिटमेंट भी दिखाई। परमाणु बम के सफल परीक्षण ने अमेरिका को जापान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने का साधन दे दिया। राष्ट्रपति ट्रूमन के सामने एक भयानक विकल्प था: युद्ध को लंबा खींचो और अनगिनत अमेरिकी जानें गंवाओ, या इसे जल्दी खत्म करने के लिए एक विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल करो। हिरोशिमा को इसलिए चुना गया क्योंकि ये सैन्य रूप से बहुत ज़रूरी था। ये जापानी युद्ध प्रयासों के लिए एक प्रमुख आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स केंद्र था। एनोला गे का हिरोशिमा मिशन योजना के अनुसार चला। इसने युद्ध में इस्तेमाल होने वाला पहला परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा में विनाश पूरी तरह से हुआ था। इसने अमेरिकी तकनीक की ताकत दिखाई। इसने युद्ध को खत्म करने का दृढ़ संकल्प भी दिखाया। हिरोशिमा के बाद भी जापानी सरकार ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। वे अड़ियल थे। वे हार नहीं मानना चाहते थे। नागासाकी, एक और महत्वपूर्ण शहर, दूसरा टारगेट बन गया। ये लगातार विरोध के नतीजों को दिखाने के लिए था। नागासाकी पर बमबारी ने जापान की युद्ध करने की क्षमता को पंगु बना दिया। इसने लड़ने की उनकी इच्छा को चकनाचूर कर दिया। ये कार्रवाई भयानक थी लेकिन ज़रूरी थी। इसने अमेरिकी जानों की रक्षा की और प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित की। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। जापान के सरेंडर ने पुष्टि की कि अमेरिका ने सही फैसले लिए। इसने ये भी दिखाया कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट का फल मिला। युद्ध को खत्म करने से जापान पर ज़मीनी हमला टल गया। इससे लंबे समय में अमेरिकी और जापानी जानों की जान बची। अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभरा। उन्होंने नई दुनिया में एक नेता के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से युद्ध के भविष्य के बारे में बातें शुरू हुईं। इससे हथियारों को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी। हालांकि बमबारी दुखद थी, लेकिन इससे ताकत के माध्यम से शांति और सुरक्षा के प्रति कमिटमेंट मजबूत हुई। अब जापान के नज़रिए से सुनते हैं। 1945 में जापान पहले से ही तबाह हो चुका था। सालों के युद्ध ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। फायर बॉम्बिंग ने पहले ही जापानी शहरों पर निशान छोड़ दिए थे। ये आने वाली भयानक चीज़ का संकेत था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर आसमान में एक तेज़ रोशनी छा गई। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एक मशरूम जैसा बादल आसमान में बहुत ऊपर तक उठा। ये पहले कभी नहीं देखे गए विनाश का प्रतीक था। घायलों की चीखें खंडहरों में गूंज उठीं। ये एक ऐसी आवाज़ थी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता था। घर, परिवार और भविष्य पल भर में गायब हो गए। परमाणु बम सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये सब कुछ मिटाने का एक तरीका था। ये समझना मुश्किल था कि आपदा कितनी बड़ी है,
मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इंसानी जान का नुकसान और भी बड़ा था। अस्पताल मरीजों से भरे थे, मेडिकल सप्लाई खत्म हो गई। ये सब संभालना बहुत मुश्किल था। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया गया। एक और रोशनी, एक और बादल, एक और सफाया। दूसरा बम खास तौर पर क्रूर लगा। ये जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा दर्द देने की कोशिश जैसा लग रहा था। जापानी जज्बे की परीक्षा हुई, लेकिन इतनी मौत के बावजूद भी जीने की इच्छा बनी रही। सम्राट ने सरेंडर करने का फैसला किया। ये एक दर्दनाक फैसला था, लेकिन ये और मौतों को रोकने के लिए ज़रूरी था। 2 सितंबर को औपचारिक सरेंडर के साथ युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इससे रिकवरी का एक लंबा रास्ता भी शुरू हो गया। जापानियों ने मृतकों का शोक मनाया, उन्होंने उनकी यादों का सम्मान किया। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के सबक को कभी नहीं भूलने का वादा किया। खंडहरों के बीच पुनर्निर्माण शुरू हुआ। ये राष्ट्र के पुनर्निर्माण की उम्मीद और दृढ़ संकल्प का संकेत था। आने वाले सालों में बड़े बदलाव आए। जापानियों को नुकसान और नए नियमों से जूझना पड़ा। नए संविधान ने एक शांतिपूर्ण भविष्य बनाने में मदद की। जापान ने इकोनॉमी को ठीक करने पर ध्यान दिया। इनोवेशन और कड़ी मेहनत ने ग्रोथ को बढ़ावा दिया। जापान एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। इसने दिखाया कि कड़ी मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। जापान शांति का और परमाणु हथियारों को खत्म करने का एक मजबूत समर्थक बन गया। उन्होंने एक सुरक्षित दुनिया की ओर काम करने के लिए अपनी कहानी शेयर की। हिरोशिमा और नागासाकी की याद एक चेतावनी के तौर पर काम करती है। ये युद्ध की भयावहता की याद दिलाता है। ये एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने का आह्वान है। अब सोवियत संघ के नज़रिए से जानते हैं। 1945 में सोवियत संघ एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा था। उन्होंने नाज़ी जर्मनी को हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी अमेरिकियों की ओर से शक्ति का प्रदर्शन थी। इसका मकसद सिर्फ जापान को डराना नहीं था, बल्कि सोवियत संघ को भी डराना था। ये बढ़ती हुई समाजवादी दुनिया को डराने की कोशिश का एक तरीका था। बमबारी का समय बहुत ज़रूरी था। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया था। सोवियत संघ ने जर्मनी के खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी। अमेरिकियों को ये पता था, वे एक नई विश्व व्यवस्था के उदय को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये दावा कि युद्ध को खत्म करने के लिए बमबारी ज़रूरी थी, एक झूठ था। जापान पहले से ही टूटने की कगार पर था। उनका सरेंडर होना तय था। अमेरिकियों को ये पता था। आम नागरिकों की जान का विनाश भयानक था। ये अमेरिकियों की ओर से क्रूरता का काम था। अमेरिकियों ने जापान के खिलाफ सोवियत संघ की युद्ध की घोषणा पर भी ध्यान नहीं दिया। युद्ध में सोवियत संघ के प्रवेश ने जापान का भाग्य तय कर दिया, लेकिन अमेरिकियों ने फिर भी बम गिराए। बमबारी ने अमेरिकियों का असली चेहरा दिखा दिया। वे कंट्रोल में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये सिर्फ एकमात्र सुपर पावर होने के बारे में था। परमाणु बमों ने डर का एक नया दौर शुरू कर दिया। इससे और हथियार बनाने की होड़ लग गई। सोवियत संघ को अपनी रक्षा के लिए अपने खुद के परमाणु हथियार विकसित करने पड़े। पार्टी ने इंसानी जानों के विनाश की निंदा की। वे चाहते थे कि दुनिया अमेरिकियों को जिम्मेदार ठहराए, लेकिन वे जानते थे कि असली न्याय पश्चिम से नहीं मिलेगा। अमेरिकी पाखंडी थे। उन्होंने धुरी शक्तियों की आलोचना की, लेकिन उन्होंने हिंसा का कहीं बड़ा काम किया। बमबारी पूंजीवाद के खतरों के बारे में एक चेतावनी थी। सोवियत संघ को हमेशा अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता था। सोवियत वैज्ञानिकों को अपने खुद के परमाणु हथियार विकसित करने का आदेश दिया गया था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी था। परमाणु हथियारों पर अमेरिकी एकाधिकार की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। ये समाजवादी दुनिया के लिए खतरा था। पार्टी ने सोवियत लोगों को परमाणु युद्ध के खतरों के बारे में बताया। उन्होंने ताकत के माध्यम से शांति के महत्व पर जोर दिया। अमेरिकी बमबारी से दुनिया चौंक गई थी। फैसले की नैतिकता पर सवाल उठ रहे थे। सोवियत संघ ने जापानी लोगों का समर्थन किया। उन्होंने बमबारी के बाद मदद की पेशकश की। बमबारी सोवियत प्रचार के लिए एक जीत थी। इसने अमेरिकी साम्राज्यवाद का असली चेहरा दिखाया। इसने शांति और एक मजबूत समाजवादी रक्षा के संदेश का समर्थन किया। सोवियत संघ ने 1949 में सफलतापूर्वक अपना परमाणु बम बनाया। इससे अमेरिकी लाभ खत्म हो गया। इसने भविष्य में होने वाले हमलों को रोका। अमेरिकी बमबारी से मिली जानकारी ने सोवियत संघ को शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए परमाणु ऊर्जा पर रिसर्च करने में मदद की। हिरोशिमा और नागासाकी की विरासत ने सोवियत संघ को सावधान रहने की याद दिलाई। इसने एक और विश्व युद्ध को रोकने के महत्व को उजागर किया। पार्टी ने परमाणु हथियारों को खत्म करने का समर्थन किया। वे एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहां समाजवाद बढ़ सके। अब शेयर्ड रियलिटी को देखते हैं। उनके अलग अलग विचारों के बावजूद कुछ तथ्य निर्विवाद हैं। पहला, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के नतीजे में सैकड़ों हजारों आम नागरिकों की मौत हो गई।
तत्काल विस्फोटों, आग और विकिरण के लंबे समय तक रहने वाले प्रभावों ने बहुत दुख पहुंचाया। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे तीनों पक्ष मानते हैं, हालांकि वे इसके औचित्य पर अलग अलग राय रख सकते हैं। दूसरा, बमबारी के तुरंत बाद जापान ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया। हालांकि सरेंडर में बमबारी ने जो भूमिका निभाई उस पर बहस होती है, लेकिन टाइमिंग एक स्पष्ट सहमति का बिंदु है। युद्ध में सोवियत संघ के प्रवेश ने भी इक्वेशन में योगदान दिया। तीसरा, बमबारी ने परमाणु युग की शुरुआत की। दुनिया डर के एक नए युग में और सामूहिक विनाश के खतरे में प्रवेश कर गई। इससे शीत युद्ध और एक वैश्विक हथियारों की होड़ लग गई, जिससे दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हुए। ये निर्विवाद है। आखिर में हिरोशिमा और नागासाकी युद्ध की भयावहता के शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं। वे शांति और निरस्त्रीकरण की जरूरत की लगातार याद दिलाते हैं। राजनीतिक विचारधारा से अलग, इन घटनाओं के कारण हुई तबाही भविष्य के संघर्षों को रोकने के महत्व को रेखांकित करती है। ये बिंदु, हालांकि सरल हैं, हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी की नींव बनाते हैं। इन बिंदुओं को समझकर हम अपनी खुद की जानकारीपूर्ण राय बनाना शुरू कर सकते हैं।